एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नए चैप्टर के वीडियोस को लेके आया हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारा वीडियो बनने वाला है वो चैप्टर 7 का बनने वाला है, मीन्स 7 का बनने वाला है। और इससे पहले मैंने आपके लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के वीडियोस बना दिए हैं और उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज जो हमारा 7वां चैप्टर जो आपको पढ़ाने वाला हूं उसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इसके भी 2 पार्ट बनेंगे और इसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 7 का समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो आइए हम समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में जानते हैं। लेकिन समकालीन विश्व में सुरक्षा को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा वेबसाइट हो चुका है तैयार और क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के नोट्स, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू सभी चैप्टरों के आपके लिए बनके तैयार हो चुका है। और पहले जो मैं आप सभी को पीपीटी के माध्यम से पढ़ाता था, अब मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट के माध्यम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको वेबसाइट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये 12th का पॉलिटिकल साइंस है। आइए इसके पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा कहता है सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। जब हम समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पे हमसे एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न सुरक्षा तो पूछा ही जाएगा। तो आइए जानते हैं कि सुरक्षा क्या होता है। आप सिक्योरिटी किसे कह सकते हो? तो सुरक्षा जो है वो हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था को कहते हैं। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाव या नुकसान से बचाव के लिए जो काम किए जाते हैं उसे हम सुरक्षा के नाम से जानते हैं। सुरक्षा किन लोगों के लिए हो सकता है? अक्सर लोगों को लगता है कि सुरक्षा सिर्फ व्यक्तियों के लिए हो सकता है, इंसानों के लिए हो सकता है। नहीं, सुरक्षा जानवरों के लिए भी हो सकता है, सुरक्षा वस्तुओं के लिए भी हो सकता है, सुरक्षा पेड़ पौधों के लिए भी हो सकता है, सुरक्षा नदी के, हवा के, बर्फ के, मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें हमारे सामने हैं उन सभी चीजों को सुरक्षित रखने का दायित्व तो हम इंसानों का है। तो आइए जानते हैं जो व्यक्ति हैं, जो इंसान है, उनकी सुरक्षा हो सकती है स्थान का सुरक्षा, वस्तु का सुरक्षा, निर्माण का सुरक्षा, निवास मतलब जहां हम रहते हैं उन जगहों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा और संगठन की सुरक्षा। इन सभी चीजों की सुरक्षा हो सकती है। ऐसे किसी भी अन्य चीज के संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है जिसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। देखिए, सुरक्षा की बात हम वहां कर सकते हैं जहां हमें लगे कि इन चीजों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए हम उसके सुरक्षा की बात करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको सुरक्षा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सुरक्षा की धारणाएं क्या है। तो देखिए, सुरक्षा की धारणाएं में कुछ धारणाएं जो है इसकी पारंपरिक है, बहुत पहले से चलती आ रही है। तो सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। उसमें सबसे पहले बाहरी खतरा के बारे में जानते हैं। अगर हमारा देश बाहरी खतरों से घिरा हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए सुरक्षा प्रदान करना होगा ना। और भारत सरकार ऐसे कई सारे कार्यों पर काम करता है जिससे वह सुरक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश करता है। तो सबसे पहले पारंपरिक धारणाएं में हम बाहरी खतरा के बारे में जानते हैं। बाहरी खतरा में सैन्य हमला है। कोई देश अगर दूसरे देश पर अटैक कर दे, सैनिकों के माध्यम से हमला कर दे। दूसरा है जनसंहार, मतलब आम नागरिक, आम जीवन को हानि पहुंचाए। जनसंहार कहने का मतलब होता है जनता को मार देना, काट देना, संहार कर देना। तो जनसंहार के नाम से जाना जाता है। शक्ति संतुलन कहने का मतलब है बाहरी खतरा में कि जो पावर होते हैं उनको बैलेंस करना। शक्ति संतुलन में आप पावर बैलेंसिंग के बारे में जानेंगे कि एक देश दूसरे देश के साथ अपने आप को कंपेयर करने के लिए, रशिया और अमेरिका का सीन याद है ना, हथियारों का होड़, एक दूसरे के बराबर आना या फिर कहिए एक दूसरे से ऊपर जाना। इन होड़ के चक्कर में क्या होता है, लोग शक्ति संतुलन करने लगते हैं कि हम उस देश से कमजोर नहीं रहेंगे। हम उससे कमजोर कैसे रहेंगे? हम उसके बराबर रहेंगे। यही हो जाता है शक्ति संतुलन। गठबंधन, कई अलग अलग संगठन
कई अलग अलग देश मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो एक खतरा सा उत्पन्न हो जाता है। शस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण मतलब होता है नए नए वेपन, नए नए हथियार, नए नए गोला, नए नए बारूद, नए नए बम टाइप के चीजों को इकट्ठा करना। निशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण में अंतर है। निशस्त्रीकरण मतलब होता है इन हथियारों की होड़ को छोड़ना, हथियारों का उपयोग कम करना, लेकिन शस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों को जमा करना, इकट्ठा करना, नए नए वेपन को जमा करना। तो ये था हमारा पारंपरिक। अब देखिए, बाहरी खतरा के बाद हमारा है आंतरिक खतरा। आंतरिक खतरा के बारे में भी जान लेते हैं। आंतरिक खतरा में क्या है? कानून व्यवस्था। जब हमारे देश के अंदर आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक खतरा कहाँ होगा? हमारे देश के अंदर होगा, हमारे राज्य के अंदर होगा, हमारे घर के अंदर होगा। तो आंतरिक खतरा में सबसे पहला पॉइंट है कानून व्यवस्था। अब कानून व्यवस्था से कैसे खतरा होगा? जब हमारे लॉ एंड ऑर्डर नहीं सही तरीके से काम करेंगे, जब हमारे संविधान के बनाए गए रूल रेगुलेशन सही तरीके से नहीं काम करेंगे, जो कानून व्यवस्था के हाकिम हैं, ऑफिसर है, सुप्रीमो हैं, वो अपना दायित्व सही तरीके से नहीं निभाएंगे, तो इस तरह से क्या होगा? हमारे आंतरिक खतरा बन जाएगा। हमारे घर के अंदर समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। अलगाववाद, लोग अलग अलग संगठन का निर्माण करना शुरू कर देंगे, लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और वो नए नए अपने ग्रुप बना लेंगे, अपने आप को अलग करना चाहेंगे। एक देश के अंदर एक लोग अपने देश के प्रति प्यार छोड़ के दूसरा संगठन, दूसरे देश की मांग करना शुरू कर देंगे। जैसे कि अभी आप पंजाब में देख रहे हैं कि पंजाब के कुछ खालिस्तानी आतंकवादी जो हैं वो कहते हैं कि हमें अलग देश बना दो, हम अलग देश में रहेंगे, और वो आतंकवादी हैं, वो विद्रोही हैं, उनका पाकिस्तान के साथ नाता है, उनका रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान उनके लिए फंडिंग देता है, पैसे देता है, उन्हें गोला बारूद देता है। इस तरह से आपने अलगाववाद को समझा। अब हम गृह युद्ध के बारे में समझेंगे। देखिए, गृह युद्ध क्या होता है? जब एक गृह मतलब होता है घर, और युद्ध मतलब होता है, क्या आपको पता ही है, मारपीट। तो घर के अंदर ही जब युद्ध होना शुरू हो जाए तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। जब देश के अंदर आंतरिक खतरा की बात की जाएगी तो गृह युद्ध का नाम जरूर आएगा, क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर 1 से, शीत युद्ध के दौर से ही गृह युद्ध हर चैप्टर में किसी न किसी तरह से तो जरूर पढ़ा है। तो गृह युद्ध जो है वो देश के अंदर होने वाली लड़ाइयों से तात्पर्य इसका है कि देश के अंदर जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो उसे हम गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अब ये हमारा बाहरी खतरा और आंतरिक खतरा आपको समझ में आ गया होगा। ये पारंपरिक धारणाएं थी। अब हम गैर पारंपरिक धारणाओं के बारे में बात करेंगे। तो गैर पारंपरिक धारणाओं में जो है वो सबसे पहले आता है मानवता की सुरक्षा, इंसानियत की सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा, ह्यूमन की सुरक्षा। तो देखिए, व्यापक अर्थ में भूखा मतलब कि जो भूख है, महामारी और प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा। मानव को किस चीज से सुरक्षा चाहिए? मानव को सुरक्षा चाहिए, मानव को 2 वक्त का भोजन चाहिए पेट के अंदर। अगर वो भोजन 2 वक्त अच्छे तरीके से कर लेता है तो उसे भूख से सुरक्षा मिल गया, उसे भूख से मरने की अब जरूरत नहीं है। महामारी, बीमारी से अगर उसे दवाई टाइम पे मिल जाए तो उसे महामारी या बीमारी या किसी अन्य रोग से सुरक्षा मिल गया। इसके बाद है प्राकृतिक विपदा, जो प्रकृति के द्वारा आप कह सकते हो भूकंप आना, बारिश का ज्यादा आना, बादल का फट जाना, भूस्खलन होना, जमीन का बंजर होना, बारिश का न होना, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदा है। ये इंसानों के हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है। तो ऐसे में इन सभी चीजों से अगर मानवता की सुरक्षा प्राप्त होती है तो उसे आप पहले नंबर पर मानवता की सुरक्षा की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा है विश्व सुरक्षा, वर्ल्ड के लिए सिक्योरिटी प्रदान करना। तो नवीन चुनौती, आतंकवाद, बीमारी, जलवायु संकट से सुरक्षा शामिल। अगर विश्व के सुरक्षा की बात की जाए तो ये एक लोगों के लिए नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए बात नहीं करेंगे। इसमें हम बात करेंगे विश्व के अंतर्गत आने वाले उन सभी देशों के बारे में जो इस विश्व में हैं। तो उसमें क्या करना है हमें? जो नई नई चुनौतियां आ रही है, नई नई परेशानियां आ रही है, उसके लिए हम बात करेंगे। इसके अलावा आतंकवाद बहुत बड़ा समस्या है, और जब भी हमें पता नहीं क्या हो जाता है आतंकवाद का, जब भी मैं नाम लेता हूं ना, तो एक बार मुझे पाकिस्तान का मुंह जरूर याद आता है।
पाकिस्तान ही इन सब का मेन जड़ है आतंकवाद फैलाने का। और ये मैं आपको अपने भारत के लिए नहीं कह रहा हूं, इससे सिर्फ और सिर्फ भारत परेशान नहीं है, इससे पूरा विश्व परेशान है। इसीलिए इसे मैंने विश्व सुरक्षा की श्रेणी में रखा है। क्या अमेरिका पे अटैक नहीं हुआ? क्या लंदन में अटैक नहीं हुआ? क्या फ्रांस में अटैक नहीं हुआ? क्या ब्रिटेन में अटैक नहीं हुआ? अरे चाइना जो दोगला देश है, जो पाकिस्तान की मदद करता है, तो क्या चाइना में अटैक नहीं हुआ? और सबसे सब तो देखो इस कमीने देश का हाल, पाकिस्तान के अंदर ही सारे आतंकवादी संगठन को पाला जाता है और फिर भी ये पाकिस्तान के ऊपर ही अटैक करते हैं। पाकिस्तान को भी कहां छोड़ते हैं। वही कहते हैं ना, सांप को दूध पिलाओगे तो कभी ना कभी तो डसेगा ही ना। ये तो वो हरामखोर है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अरे दुनिया पे अटैक किए तो मैंने माना कि तुम लोग बहुत होशियार हो, अपने घर को तो छोड़ देते, पाकिस्तान में क्यों अटैक करते हो? तो सबसे बड़ा जो अभी के समय में दिक्कत है आतंकवाद का, वो पूरे विश्व के लिए है। बीमारियां, अब बीमारियां तो आती रहती है, आपने देखा होगा अभी हमारे यहाँ कोरोना कितना भीषण रूप अपनाया, ये पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया, पूरा अर्थव्यवस्था खराब कर दिया, पूरा कमाई का जरिया खराब कर दिया, लोगों को बेरोजगार बना दिया। इस दर्द को लोग बयान नहीं कर सकते हैं। देखिए बयान भी लोग कहां करेंगे दर्द को अपने, जब एक खुश रहेगा एक दुखी रहेगा तब हम उसके सामने अपना बयान कर सकते हैं दर्द की, भाई ऐसे ऐसे हालत है मेरी, बहुत ज्यादा तकलीफ है, घर में परेशानी है। लेकिन यहाँ पे तो मैं देख रहा हूं ना कि पूरा दुनिया ही परेशान है, अमीर से अमीर लोग, गरीब से गरीब लोग, हर कोई परेशान हो गया। तो अपना दर्द भी किसके सामने बयां करे? तो इन बीमारियों को भी हम विश्व सुरक्षा में लेते हैं। बीमारियों के बाद है जलवायु संकट से सुरक्षा। मौसम का जो प्रभाव दिन प्रतिदिन बदल रहा है, अपना रुख बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है, प्रदूषण जैसी समस्या है, पेड़ पौधे जो आप लोग जल्दी जल्दी काट के बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोके जा रहे हो, इसी से ये सब हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। इन सब चीजों को कंट्रोल कर लो, नहीं तो आगे जाके अनकंट्रोल हो जाएंगे हम लोग के जीवन में ऐसी तूफान आएगी जिसका रोकथाम करने वाला कोई नहीं होगा। ये हमारे सभी टॉपिक्स विश्व सुरक्षा में थे। अब हम सुरक्षा के पारंपरिक धारणा के बारे में बात करेंगे कि सुरक्षा का पारंपरिक धारणा क्या है। तो देखिए सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे बाहरी सुरक्षा के बारे में। इस धारणा से हमारा तात्पर्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है? वो होता है कि अगर कोई देश की बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है तो वो दूसरे देश के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। अभी के समय में तो विश्व के जितने भी देश हैं, विश्व के जितने भी संगठन हैं, उन सभी के पास सेनाएं हैं ही। और कोई सेना को आप अभी कमजोर नहीं समझ सकते हैं, कोई भी निचले स्तर पे नहीं है। AK-47 और वेपन्स और एटॉमिक हथियार लगभग सभी देशों के पास है। अगर नहीं है तो उनके रिश्ते ऐसे देशों के साथ हैं जो उनके लिए ये सब चीजें मुहैया करा सकते हैं। गलतफहमी में ये चीज मत रहिएगा कि जो सबसे कमजोर देश है, सबसे नीचे स्तर पर देश है, वो देश कमजोर है। उनका रिश्ता ऐसे बड़े देशों के साथ है जो उनके लिए युद्ध के समय में एटॉमिक हथियार लेके खड़े हो सकते हैं। तो ये जो सैन्य शक्ति है ना, ये सबसे बड़ा खतरा है एक देश के लिए। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क हो सकता है, मतलब दूसरे देश हो सकते हैं। अब अक्सर एक देश की मिलिट्री अपने देश पे तो अटैक नहीं कर लेगी क्योंकि ये पाकिस्तान तो है नहीं। पाकिस्तान में ये चलता है कि सैन्य वर्चस्व है, सैन्य शक्तियों का वर्चस्व है। परवेज मुशर्रफ जैसे लोगों का वर्चस्व था। अभी तो हालांकि लोकतंत्र चल रहा है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन सैन्य शक्ति और भूस्वामियों का वर्चस्व आज भी है पाकिस्तान में और वो उन्हीं के द्वारा सरकार चलाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दूसरा मुल्क जिसके पास सैनिक है वो दूसरे मुल्क के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है क्योंकि कभी भी अटैक कर सकता है। सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए एक देश जो सैन्य शक्ति के माध्यम से दूसरे सैन्य देश को अगर धमकी देता है तो उसे क्या क्या चीजें क्षति होती है? उससे अखंडता क्षति होती है, मतलब
अपने आपस में मनमुटाव हो जाता है। दूसरी बात, स्वतंत्रता पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज के समय में लगभग हमारे विश्व के सारे देश गणतंत्र है, जनता के द्वारा शासन होता है वहां पे, लेकिन अगर इस तरह से धमकियां मिले सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में, जो बाहरी सुरक्षा के अंदर मैंने आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बताया है, जो सबसे बड़ी समस्या बताई है, वो है एक मुल्क का सैन्य संगठन जब दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करने की बात करता है। उसके बाद है सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में आंतरिक सुरक्षा, वो बाहरी था, हम अब आंतरिक के बारे में पढ़ेंगे। इस धारणा से हमारा तात्पर्य है कि देश के भीतर अंदरूनी खतरे भी होते हैं, जिसे हम गृह युद्ध जैसे चीजों के बारे में अभी पढ़ा था ना, ऐसा ही देश के अंदर ना अंदरूनी खतरा भी होता है। अंदरूनी खतरा कहने का मतलब है कि देश के अंदर भी बहुत सारे दुश्मन हमारे हैं, जैसे जिससे आपसी लड़ाई होता है, गृह युद्ध होता है, सरकार के प्रति असंतुष्टि से। देखिए, जब आंतरिक खतरा उत्पन्न होता है सुरक्षा में, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो लोग आपस में लड़ाइयां करते हैं। गैंगवार देखा है ना, कि एक बड़ी सी गैंग दूसरे गैंग के ऊपर ढा करके 47 चला दिया, बम मार दिया, काट दिया, तलवार चला दिया, मतलब मारने के तरीके बहुत सारे हैं लोगों के अंदर। तो ये जो आपसी लड़ाइयां हैं, ये भी हमारे आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद गृह युद्ध, मैंने अभी आपको गृह युद्ध के बारे में पीछे के स्लाइड में बताया था। गृह युद्ध क्या है? जब देश के अंदर किसी बात से असंतोष बातें हों और उससे लोग आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएं, तो उसे हम गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। सरकार के प्रति असंतुष्टि, ये तो खैर मैंने देखा है कि भारत में लगभग होता ही है। नेताजी सबका जब इलेक्शन होता है ना, तो वो हाथ जोड़ के कुछ और वादा करते हैं, और जैसे ही इलेक्शन खत्म तो उनका हाथ खुल जाता है, और अगर आप उसके बाद कुछ मांगने जाइएगा तो हाथ चल भी सकता है आपके ऊपर। नेताजी सब ऐसे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो है असंतुष्टि है सरकार के प्रति, ये चलती रहती है। यही सब वो कारण है जिसमें आप आंतरिक सुरक्षा की बात कर सकते हैं। ये सब कारण से हमारी आंतरिक सुरक्षा पे असर पड़ता है। हमारी सरकारी व्यवस्था पर निर्भर मतलब असंतोष फैलता है, सरकार के जो वादा करते हैं और पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से लोगों में असंतोष फैलने का ये सब मुख्य कारण है। अब देखिए, इस तरह से आप कह सकते हैं कि इससे ना, इस पूरे सिस्टम को देख के ना, हमको अपने देश के अंदर ही खतरा महसूस होने लगता है। देश के लोगों से देश को खतरा होने लगता है। अभी आपने मिलिट्री सेना भर्ती के बारे में देखा, जब बच्चों ने ट्रेन को जलाना शुरू कर दिया, वो ये नहीं समझ पाए कि अभी जिस ट्रेन को हम जला रहे हैं उसका भरपाई सरकार हम ही से करेगा बाद में। क्या लगता है आपको कि आपने जिस ट्रेन को जला दिया, विरोध प्रदर्शन किया, उससे आपको फायदा हो जाएगा? आज नहीं तो कल आपके पिताजी ही, आपके रिलेशन वाले ही उसी ट्रेन से सफर करेंगे और सरकार आप ही से उसका पैसा वसूलेगा जब टिकट का दाम बढ़ा देगा। ये बहुत गलत हुआ। तो इस तरह से अगर स्टूडेंट, यहाँ के लोग ऐसी कार्य प्रणाली को अपना लेंगे, आगजनी करना शुरू कर देंगे, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देंगे, तो इससे हमारे देश को खतरा है। किनसे? हमारे लोगों से। हमारे लोगों से ही हमारे देश को खतरा होने लगता है, जिसे हम आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ मानते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहता है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाएं। अपारंपरिक धारणाएं क्या होती है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को अगर जाने, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में उन सभी खतरों को शामिल किया गया है जो किसी एक देश नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। और पारंपरिक धारणा में क्या है ना, कि हम उन समस्याओं को नहीं जोड़े हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत को परेशानी है, जिससे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को परेशानी है, जिससे सिर्फ और सिर्फ नेपाल को परेशानी है, जिससे सिर्फ और सिर्फ भूटान को परेशानी है। हमने यहाँ पे उन सभी खतरों को जोड़ लिया है जो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। पूरे विश्व को इससे नुकसान हो सकता है और नुकसान हो रहा है। अब उन खतरों में क्या है जान लेते हैं। इनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता है। जो ये पूरे विश्व के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है ना, जिससे पूरा विश्व परेशान हो रहा है, अब पूरा विश्व जिस समस्या से परेशान हो रहा है, उस समस्या का समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता है। वहां पे क्या होगा,
अकेले नहीं करने के कारण, दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे खतरे जो कि पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक हो, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे मानव जाति के लिए खतरनाक कोई ऐसा चीज है जिसे हम आपको सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में लाएंगे। और आपको बता दूं इसके अंदर कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो इसके अंदर आती है ग्लोबल वार्मिंग। ये पूरे विश्व के लिए समस्या है, पूरी मानव जाति के लिए समस्या है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरह से गर्मी हमारे संसार के अंदर बढ़ रही है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो ये एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पूरा विश्व के लिए ये बहुत बड़ा परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन कैसे करोगे सामना? प्राकृतिक आपदा से कोई सामना कर पाया है क्या? उत्तराखंड में बारिश होने लगता है, बिहार में बारिश होने लगता है, नदियां टूट जाती है, क्या कर लेते हो? कुछ नहीं, बस हम लाशों को गिनने का काम कर सकते हैं। इतनी लाशें, उसमें भी हमने आंकड़ा हमेशा गलत ही बताया है। 1000 लोग अगर मरते हैं तो 200 लोग बताते हैं, 5000 लोग मरते हैं तब हम 1000 लोग बताते हैं। तो प्राकृतिक आपदा के सामने हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अगर इन आपदाओं से बचना है तो अभी से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अभी से हमें अपने जलवायु के बारे में सोचना पड़ेगा, विश्व के बारे में सोचना पड़ेगा, प्रदूषण के बारे में सोचना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे आप इन प्रदूषण को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हो, क्योंकि सबसे खतरनाक हमारे विश्व में जो परेशानी आ रही है या चल रही है वो ग्लोबल वार्मिंग ही है। सेकेंड नंबर पे प्रदूषण है। प्रदूषण पूरे विश्व के लिए एक ऐसी समस्या है जिस तरह अभी हमारे ये पूरे विश्व को ना खोखला कर रहा है, पूरे विश्व को खोखला कर रहा है। और इसके कारण कोई और नहीं, हम मानव जाति ही है। हम मानव जातियों ने मिलकर इस प्रदूषण को इतना ताकतवर बनाया है। जिस जगह पर पेड़ पौधे होने चाहिए वहां पे हमने समतल खेत बना दिया, जिस जगह पे खेत होने चाहिए वहां पे हमने बिल्डिंग बना दिया, जिस जगह पे लोगों का घर होना चाहिए वहां पे हमने मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये सब तो किया ही किया। इसके अलावा ईंधन, ये बाइक, ये कार, इतनी ज्यादा समस्या बन गई है जिससे निकलने वाले प्रदूषण पूरे विश्व पे व्यापक हो रहे हैं, पूरे विश्व के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी ही, जब ये ऊपर वाला 2 कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो प्राकृतिक आपदा आएंगी ही, भूस्खलन होगा ही, बादल फटेगा ही, और नियमित तरीके से बारिश होगा। नियमित तरीके से नहीं होगा। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले सिस्टम बना हुआ था। हमारे पूर्वज, हमारे पुराने लोग कह देते थे कि इस समय से बारिश शुरू हो जाएगा, और नियमित उसी समय से बारिश शुरू होता था। आज पूर्वज क्या, वैज्ञानिक भी बैठे रह जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं आज होगा बारिश, पूरा दिन धूप उगा रह जाता है। अगले दिन कहेंगे आज नहीं होगा बारिश, पूरा दिन साला आंधी तूफान चलना शुरू हो जाता है। अनियमितता हो गई है हमारे दुनिया में, हमारे वातावरण में अनियमित हो गए हैं हम लोग। तो ये प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहेंगी जब तक हम ऊपर वाला दोनों सिस्टम सही ना कर ले। अब ये जो तीनों सिस्टम है जिसके कारण निर्धनता आ रही है, गरीबी आ रहा है, काम काज नहीं है, निर्धनता पूरे विश्व के लिए परेशानी है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है ना, उस तरह से काम नहीं है, पूरे विश्व में काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं भारत की ही बात नहीं कर रहा हूँ, नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पूरे विश्व के लिए एक समस्या है। क्या? बेरोजगारी, जिससे निर्धनता है, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। महामारी, बीमारी किसी देश को देख के नहीं आता है, ये बस आता है। अभी जो बीमारी आई, महामारी आई, कोरोना आया, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए आया था या ये सिर्फ भारत के लिए आया था? ये पूरे विश्व के लिए आया और पूरे विश्व में तबाही मचा के गया है। आतंकवाद का तो मैं फिर से जब जब बोलता हूं कि जब मैं नाम लेता हूं मुझे पाकिस्तान याद आ जाता है। और आतंकवाद एक ऐसा समस्या है जो पूरे विश्व के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अब ये होना चाहिए कि पूरे विश्व को एक साथ एक संगठन का निर्माण करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय पटल पे इतने सारे संगठन है ना, बच्चों के लिए अलग है, ह्यूमन राइट्स के लिए अलग है, सुरक्षा परिषद के लिए अलग है, सब चीजों के लिए संगठन बनाया, तो एक इसके लिए भी बना लो ना, आतंकवाद के लिए भी एक संगठन बना लो ना, पूरे विश्व के लोग मिलके, पूरे विश्व के देशों को मिला के, और फिर देखो कैसे आतंकवाद खत्म हो जाता है। और सिर्फ बनाओ मत, उसके ऊपर कड़ी निंदा करो, एक्शन लो।
अगर जरूरत पड़े तो हथियारों का भी उपयोग करो, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसी समस्या है पूरे विश्व के लिए जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और देशों को खोखला करती जा रही है, हमारे देश के नींव को कमजोर करता जा रहा है। शरणार्थियों की समस्या, अक्सर बड़े बड़े देशों और छोटे छोटे देशों के लोग जो हैं वो एक देश छोड़ के दूसरे देश जा रहे हैं। याद होगा बांग्लादेश के 80 लाख शरणार्थी हमारे भारत में आ गए थे। याद होगा अभी 4-5 महीने पहले जब यूक्रेन के बहुत सारे लोग शरणार्थी बन के पोलैंड चले गए थे रशियन और यूक्रेन वार में। तो इस तरह से ये शरणार्थियों की समस्या भी ना पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या, इसका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। मानव को खुद समझना चाहिए कि हमें जनसंख्या किस तरह से कंट्रोल करना है, लेकिन समझते ही नहीं है ना। और खासकर मैं कोड नहीं करना चाहूंगा, आप लोग समझ गए होंगे ये बढ़ती हुई जनसंख्या किन कारणों से हमारे देश में इतनी ज्यादा विख्यात हो रही है, प्रसिद्ध हो रही है और बढ़ रही है। ये मतलब कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए। धरती हमारी नहीं बढ़ रही है, जमीन हमारा नहीं बढ़ रहा है, हमारा समस्या जो है वो बढ़ रहा है आपके सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के कारण। चाइना ने अपने जनसंख्या पे कंट्रोल किया, श्रीलंका ने कंट्रोल किया, लेकिन भारत ने नहीं किया। भारत के अंदर कई अलग अलग धर्म के लोग हैं। कुछ धर्मों में ऐसा माना गया है कि जितना अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो उतना ज्यादा आपके ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा। ऐसे में तो आप जिंदगी भर बच्चा पैदा ही करते रह जाओगे, और आप करते भी हो, बूढ़े बूढ़े तक बच्चा पैदा करते हो। ये समस्या है। आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे आप अपने देश के अंदर समस्याओं को खत्म कर सकते हो, और समस्याओं को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमारे जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस दर से हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है उसी दर से भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, कुछ पॉइंट्स थे आपके। अब हम आपको गैर पारंपरिक धारणा के ऊपर लेके चलते हैं। गैर पारंपरिक धारणा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, हालांकि मैं तो हर एक पॉइंट को ही आपको डिटेल्स में समझा रहा हूं, ताकि आपको ये ना हो कि मैंने ये नहीं समझा या वो नहीं समझा, इसके बावजूद भी आप नहीं समझते हैं। तो आपको पता है कि हमारा रामबाण इलाज कमेंट है, आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणाएं जैसे सैन्य खतरों से परे जाती है, जिसमें मानव अस्तित्व की स्थिति को प्रभावित करने वाले खतरों और खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। देखिए, गैर पारंपरिक धारणा में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो मानव जाति के ऊपर आने वाले खतरों के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे खतराएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। इनकी श्रृंखला ऐसी बनती जा रही है जिससे सबसे ज्यादा अगर दिक्कतें होंगी तो वो मानव जाति को ही होंगी, मानव जाति के लिए परेशानी उत्पन्न होगी। सुरक्षा के गैर पारंपरिक विचारों को मानव सुरक्षा या वैश्विक सुरक्षा कहा जा सकता है। ये सुरक्षा के गैर पारंपरिक विचार जो है वो मानव सुरक्षा के साथ ये सिर्फ और सिर्फ एक देश के लोगों के सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, ये पूरे विश्व के लोगों की सुरक्षा की बात हो रही है, वैश्विक लेवल पे बात हो रही है। मानव सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणा जो है, वो छोटी अवधारणा जो है, उसने व्यक्तियों को हिंसक खतरों पर ध्यान केंद्रित किया है। अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि मानव जाति के अंदर क्या होता है, संकीर्ण अवधारणा के समर्थकों, जो छोटी छोटी पार्टियां होती है, जो छोटे छोटे चीजों के ऊपर हिंसक झड़प के ऊपर उतर जाते हैं। मैंने अभी अभी चर्चा किया था कि पूरे देश में केंद्र सरकार ने एक ही रूल रेगुलेशन लागू किया था, ये जो नई मिलिट्री भर्ती आई है, जिसमें उन्होंने 4 साल की नौकरी देने की बात की थी। लेकिन इसमें मैंने जितना भी हरकंप देखा है ना, जितने भी लड़ाइयां देखी है ना, जितने भी हिंसक झड़प देखे है ना, वो बिहार के लोगों के अंदर ही देखा है। क्या पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा मिलिट्री के लोग बिहार से ही हैं? क्या अन्य राज्यों में नहीं है? क्या अन्य राज्यों के लोग बेवकूफ हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं? और सिर्फ आप दूसरों के बहकावे में, सिर्फ और सिर्फ दूसरे के बहकावे के कारण, राजनीतिक पार्टी के बहकावे के कारण ये बच्चे इस तरह से उग्र हो गए, इन्होंने कई 100 ट्रेनों को जला दिया और इन्हें ये बिल्कुल ज्ञात नहीं हुआ कि हम किस प्रॉपर्टी को जला रहे हैं। वो सरकार कहीं ना कहीं हमसे टैक्स लेके फिर से भरपाई करेगी।
आपके रिश्तेदारों से पैसे लेगी, आपसे पैसे लेगी, महंगाई का दर बढ़ा के लेगी। आप इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि आपने जिन चीजों को जला दिया है उससे आपकी वाहवाही होगी। कहीं ना कहीं वो पैसा आपके जेब के ऊपर ही आएगा। चलिए हम इन बातों को नहीं करते हैं, ये तो अपने अपने सेंस की बात है, अपने अपने विचारों की बात है, अपने अपने दिमाग की बात है। क्योंकि अब 18 से 19 साल के बच्चे भी बच्चे नहीं रहे, अब वो जवान हो चुके हैं। और उनमें अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे और सारी चीजें करने आती है तो कम से कम ये चीजें भी तो समझ में आती ही होगी ना कि हमारे जीवन को कैसे लेके चलना है। अब वापस हम आते हैं दूसरी ओर। अगर हम बात करें मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणा के समर्थकों का तर्क क्या है, क्या कहते हैं वो कि खतरे के एजेंडे में भूख, बीमारी और प्राकृतिक आपदा शामिल होनी चाहिए। मानव सुरक्षा की ओर जो बात करने वाले एजेंडे हैं, जो तर्क है, जो विचार है, उनमें उनका मानना है कि आप इस एजेंडे में भूख, बीमारी और प्राकृतिक आपदा को भी शामिल करें ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा बेहतर स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी बात है वैश्विक सुरक्षा का विचार 1990 के दशक में ग्लोबल वार्मिंग, एड्स और इतने पर जैसे जो एड्स थे, जैसे एड्स तो एक बीमारी है, आपको पता है ना, एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अभी तक इसका इलाज नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसकी अंतोगत्वा मृत्यु ही मैंने देखी है। और दूसरी बात है जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका इलाज अगर हम चाहें तो हो सकता है। अगर पूरी मानव जाति इसके ऊपर काम करना शुरू हो जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रुक सकता है, कम हो सकता है। तो इसके खतरों की वैश्विक प्रकृति के जवाब में उभरा है कि आप जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, एड्स जैसे जो बीमारी है वो 1990 के दशक में लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये एग्जाम में तो मैंने नहीं देखा है, पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप एक बार इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कि आपके किसी वस्तुनिष्ठ या वैकल्पिक प्रश्नों के ऊपर ये काम आ जाए। अब आपकी अगर बात की जाए कि किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में विकल्प क्या हो सकता है, अगर हमारे साथ किसी देश का युद्ध हो जाए तो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन इसमें बहुत कम ही होता है, या तो हम सीना तान के खड़े रहें, गोली चलाएं, मरे मारे, या फिर हम सर झुका के अपना सर कटवा लें। पहले भी यही होता था, अभी भी यही होगा। तो यहाँ पे युद्ध की स्थिति में यहाँ पे बताया गया है कि 3 विकल्प हैं आपके पास। अगर आपके सरकार के साथ किसी देश का या एक देश के साथ दूसरे किसी देश का युद्ध अगर होना शुरू हो जाता है तो उस समय में आपके साथ बस 3 विकल्प हैं। वो विकल्प है आत्मसमर्पण करना, आप हथियार डाल दो और कह दो कि मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो, मैं झुकता हूं, मेरे ऊपर अटैक करके मेरे को कब्जा लो, कब्जा कर लो मेरे ऊपर, आत्मसमर्पण कर दो, माफी मांग लो बिना गलती के, पैर पकड़ लो उसके, धूल चाट लो। ये था पहला ऑप्शन आपका, आत्मसमर्पण। दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना। हम खड़े हो गए वहां पे, कह कि युद्ध नहीं चाहिए भाई, तुम जो कहते हो सही है, हम मान लिए। तुम कहते हो बैठने के लिए, ले मैं बैठ गया, बोलते हो खड़े होने के लिए, लो मैं खड़ा हो गया। बिना युद्ध किए हुए उसकी बातों को मान लेना और युद्ध में होने वाले नाश को हल तक बढ़ाने के संकेत देने की दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने के बाद आ जाए तो युद्ध थम जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके और पीछे हट जाए। अब देखिए, पहले में तो सीधा सीधा था कि आत्मसमर्पण कर लो, दूसरे में है कि बिना युद्ध किए मान जाओ कि भैया हम आपकी बातों को मानते हैं, अब हम युद्ध में ना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहते और ज्यादा क्षति नहीं करना चाहते। तो दूसरा पक्ष जो है वो तो युद्ध नहीं करेगा, या फिर अगर युद्ध करता है तो फिर आपको लास्ट में युद्ध करना पड़ेगा। तीसरा है हमला जो करता है उसको पराजित करो, बोले उससे पहले उसके मुंह में गोली ठोक दो। अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो उसका, मैं जो हूं पर्सनली तीसरे में बिलीव रखता हूं, अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो उसको पलटकर जवाब देना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि संविधान के साथ साथ मैंने महाभारत और रामायण भी पढ़ा है, और संविधान अगर कहता है, संविधान भी तो कहता है ना कि किसी के आप अगर बर्दाश्त इतना कर रहे हो, किसी के दबे कुचले हो, तो वो भी आपका एक जुल्म है, क्योंकि संविधान हमें राइट्स देता है कि हम उसके ऊपर जवाब दें। और महाभारत भी कहता है, रामायण भी कहता है, तो हमने दोनों चीज पढ़ा है, तो हम तो तीसरे के सपोर्ट करेंगे ना।
कि हमलावर को पराजित कर देना है। जो हमारे ऊपर अटैक करेगा उसके ऊपर हम जवाबी अटैक करेंगे, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे वो कोई मुल्क हो, या चाहे कोई वो आतंकवादी संगठन क्यों हो। और हमने किया भी है, हमने बार बार अटैक किया भी है। लेकिन वो क्या है ना, हमारा भारत देश ना शांति प्रिय देश है, वो उंगली नहीं करता किसी देश को। लेकिन अगर उंगली बार बार आप करोगे तो हम वो उंगली काट देने में भी सक्षम हैं। तो देखिए, आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। इसके फर्स्ट पार्ट है ये, इसके सेकेंड पार्ट भी आएंगे, तो इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपसे मिलूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस तरह से आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का वीडियो खत्म हो जाता है। अब हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 के सेकेंड पार्ट में। अब आज यहीं पे इस चैप्टर को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।